हेलो दोस्तों, यूसीएस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 3 में जानेंगे तंतु से वर्ष तक के क्वेश्चन आंसर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी पर चर्चा कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन और आंसर पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित तंतुओं को मानव तथा प्राकृतिक में वर्गीकृत कीजिए। यानी कुछ आपको तंतु दे दिए गए हैं जो इसको किस मानव द्वारा निर्मित तंतु को बतलाना है और प्राकृतिक द्वारा तंतु को बतलाना है। तो आप क्या कीजिएगा, जब इसका आंसर लिखिएगा तो आप इस तरह दो चार्ट बना लीजिएगा। एक क्या कीजिएगा, दो चार्ट बना लीजिएगा। एक इधर प्राकृतिक संश्लेषित लिख दीजिएगा और इधर मानव निर्मित संश्लेषित लिख दीजिएगा। उसके बाद से देखिएगा कि किस मानव द्वारा कौन सा बनाया गया तंतु है और प्राकृतिक द्वारा कौन से तंतु हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो तंतु दिया हुआ है कुछ उसको देख रहे हैं। तो दिया हुआ है नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन। यानी इस तंतु को आपको अलग अलग में बांटना है। तो प्राकृतिक संश्लेषण हम देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सा है, कौन कौन सा आ जाएगा। ऊन आ जाएगा, एक तो ऊन आ जाएगा। उसके बाद से फिर देख रहे हैं तो रुई क्या है, रुई भी क्या होता है, ये प्राकृतिक द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि रेशम भी है, तो रेशम भी इसमें क्या है जी, ये प्राकृतिक द्वारा ही प्राप्त होता है, प्राकृतिक द्वारा ही प्राप्त होता है। उसके बाद से एक और है पटसन। पटसन भी क्या होता है, वो प्राकृतिक है, उससे भी क्या होता है, वो जूट तैयार करने में पटसन। तो ये जो था प्राकृतिक संश्लेषित द्वारा निर्मित, यानी प्राकृतिक संश्लेषित, यानी इसमें इसके बनाने में क्या होता है, प्रकृति की भूमिका होती है, नेचर की भूमिका होती है। ये हम लोग अपने मर्जी से नहीं बना सकते हैं। इसको निर्माण करने में क्या होता है, प्रकृति का सहयोग होता है, यानी इन्वायरमेंट का सहयोग होता है। ये मौसम के और वातावरण के अनुसार क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक है, और इनसे हमें जो तंतु प्राप्त होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र बनाने में काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे मानव निर्मित तंत्र में। तो मानव निर्मित तंत्र में भी दो है जो इसमें भी दिया हुआ है। कौन कौन सा है, एक देख रहे हैं तो नायलॉन है, और एक देख रहे हैं तो पॉलिस्टर है। क्या है जी, पॉलिस्टर। ये दो क्या है, वो मानव अपने हाथ से बनाता है। क्या करता है बाबू, इसको बनाने के लिए, यानी इस तंतु को बनाने के लिए मानव क्या करता है, वो अपने हाथ का यूज करता है, अपने दिमाग का यूज करता है। लेकिन इसको बनाने के लिए, इससे तंतु प्राप्त करने के लिए ना ही इसमें मानव का कोई अधिकार है, ना ही वो अपना बस चला सकता है। क्योंकि इसको, यानी इस तंतु के निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है, और अधिक समय लगता है और सीमित समय लगता है, जिससे हमें तंतु प्राप्त होता है। और इसको बनाने के लिए कोई समय नहीं लगता, जब हम चाहे तब बना सकते हैं। यानी इसको यहाँ पर देख रहे हैं ना, हेडिंग ही दिया है मानव निर्मित तंत्र। यानी मानव मतलब क्या, हम लोग, आप और हम। यानी इसको बनाने के लिए इसमें क्या होता है, मानव का सहयोग होता है, और इसको बनाने के लिए क्या होता है, प्रकृति का सहयोग होता है। जो इसमें अधिक समय लगता है और इसमें कम समय लगता है। इसमें अधिक समय में सीमित, यानी सीमित मात्रा मतलब क्या, जितना हम लोग बोएंगे, जितना उगाएंगे फसल को, उतना ही क्या होगा, उससे पटसन, जूट, रुई प्राप्त होगा। लेकिन इससे हम लोग क्या कर देंगे, इससे क्या होगा कि इससे कम समय में अधिक से अधिक क्या करेंगे, नायलॉन बना सकते हैं, पॉलिस्टर बना सकते हैं। अब बात आ गई, एक और पॉइंट जान लीजिए कि जो ये प्राकृतिक निर्मित तंतु है, अगर इनसे वस्त्र जो तैयार होता है, और ये मानव निर्मित तंतु है जो इससे वस्तु तैयार होता है, दोनों में विभिन्नता पाई जाती है। ये प्राकृतिक वाला वस्तु क्या होता है, वो कम दिन तो चलता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं ना, तो सूती वस्त्र पहनने से क्या होता है, शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और ये नायलॉन, ये पॉलिस्टर, जो ये हम लोग क्या बोलते हैं, टेरिकॉटन देखे होंगे, या स्पोर्ट का आप कपड़ा पहनते हैं ना, स्पोर्ट का जो कपड़ा होता है वो क्या बोलते हैं, मुलायम सा रहता है, इसको किसी तरह मोड़ दो फिर उसको झाड़ दो, वैसा ही होता है। वही हो नायलॉन, यानी उस वस्तु को क्या कहते हैं, उस वस्त्र को क्या कहते हैं, नायलॉन। यानी मोड़ने के बाद, यानी जितने भी स्पोर्ट खिलाड़ी हैं उसके वस्त्र देखिएगा एकदम नायलॉन, बिल्कुल सॉफ्ट, मुलायम जैसा होता है। तो इसको पहनने के लिए क्या होता है, इसको बनाने के लिए बहुत कम समय लगता है और अधिक वस्त्र तैयार हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें अधिक समय का लगता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का को आंसर। इसमें क्या करना था, सिर्फ आपको विभिन्नता, यानी अलग अलग आपको चार्ट के माध्यम से छांट देना था। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर।
चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें क्या है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य अथवा असत्य में उल्लेखित करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सत्य और असत्य को इंगित करना है। तो देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है कि तंतुओं में धागा बनता है, यानी तंतु से धागा बनता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तंतु से धागा ही बनता है और उसी से ना धागा बनता है, यानी तंतु से धागा बनता है। तो ये क्या है, ये सत्य है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग सत्य बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सत्य होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में इसमें क्या दिया हुआ है कि कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। यानी जो भी हम लोग कटाई करते हैं तो उससे क्या होता है, वस्त्र का निर्माण होता है। कताई आपने देखा होगा, जो चरखा होता है वो चरखा के माध्यम से क्या करते हैं, कताई करते हैं। यानी कताई जो ऊन होता है उसको चरखा में डालते हैं, यानी ऊन का जो गोला होता है उसको सूत के रूप में, यानी एक ऊन के रूप में बोलते हैं, धागा के रूप में क्या होता है, चरखा द्वारा काटा जाता है, जिसको हम लोग कताई कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसी से क्या होता है, हमारा वस्त्र बनता है। तो यहाँ पर भी हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर में भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं 3 की बात करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। यानी जो जूट होता है उसको हम लोग पटसन भी बोलते हैं, वह नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि वहां पर वो नारियल का भाग, वो नारियल का वो थोड़ी ना होता है। वो क्या होता है, वो जूट जो होता है वो पौधा का छाल होता है। यानी क्या होता है, वो छाल होता है, वो उसका तंतु नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर में क्या हो जाएगा, असत्य। इसको हम लोग असत्य बोलेंगे। इसको क्या बोलेगा दोस्त, असत्य बोलेगा। फिर हम लोग उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि रुई से बिरौने बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ये सत्य है कि असत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी में भी चर्चा किया था कि जो हम लोग रुई है, यानी जो हमारा कपास का पौधा होता है और उससे जो रुई प्राप्त होता है, उसको बीज को और रुई को जब हम लोग अलग करते हैं तो इस यानी अलग करने की प्रक्रिया ही ओटना कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, ओटना कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ओटना किसे कहते हैं, यानी रुई को जब पौधे से तोड़कर और पौधे से जब तोड़कर वो बीज को और रुई को अलग करने की प्रक्रिया ही ओटना कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4 नंबर में सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग उसी तरह अब 5 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। यानी जो धागा होता है उसके बुनाई से एक वस्त्र का टुकड़ा बनता है। यानी टुकड़ा बोले तो छोटा सा कपड़ा। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि टुकड़ा का निर्माण थोड़ी ना होता है। जब धागे की बुनाई करते हैं तो एक वस्त्र का थान, यानी बहुत लंबा सा जो थान होता है, जिसको हम लोग थान कहते हैं। यानी जब बड़ा कपड़ा होता है, यानी बड़ा वो जब कपड़ा का निर्माण होता है वस्त्र का, तो उसको हम लोग थान कहते हैं। उस थान से छोटे छोटे कपड़ा यानी अनेक प्रकार का कपड़ा बनाने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यानी धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। ये क्या होता है, उसको हम लोग थान कहते हैं, ये टुकड़ा नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसको क्या लिखिएगा 5 नंबर में, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा धागा है उसकी बुनाई किया जाता है तो उससे निर्माण को क्या कहते हैं, थान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है टुकड़ा, तो टुकड़ा नहीं होता है, ये असत्य है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि रेशम तंतु किसी पादप के तनने से प्राप्त होता है। यानी जो रेशम तंतु है किसी पादप के तनने से प्राप्त होता है। तो ये क्या है, सरासर गलत है। क्या है बाबू, सरासर गलत है, क्योंकि रेशम तंतु आपको मालूम है कि रेशम तंतु पादप से नहीं, यानी पादप बोले तो पेड़ पौधा, ये पेड़ पौधा से रेशम तंतु हम प्राप्त नहीं करते हैं। किससे करते हैं हम, एक रेशम कीट होता है जिसको शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। क्या किया जाता है बाबू, रेशम कीट से रेशम का तंतु प्राप्त किया जाता है। यानी इसको हम लोग एक शहतूत, यानी हम लोग अपने गांव देहात में देखे होंगे जो तोत होता है ना, तोत यानी इतना छोटा छोटा फरता है लाल लाल, और उसकी पत्ती यानी शहतूत के पत्ती को खिलाकर और उसको पाला जाता है। और हम लोग जो तोत देखते हैं वो उसी का प्रतिरूप है। यानी वो भी पौधा क्या होता है, वैसा ही देखने में वो होता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रेशम का जो रेशम कीट का रेशमी है वो रेशम वस्त्र है जो रेशमी कीड़ा से प्राप्त करते हैं, वस्त्र पादप से नहीं, यानी पेड़ पौधा से नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 6 नंबर में भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा 6 नंबर में भी क्या हो गया, असत्य हो गया। अब हम 7 नंबर की बात करते हैं। तो दिया हुआ है कि पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। आपसे पूछा है कि पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि नायलॉन और पॉलिएस्टर और एक्रिलिक ये क्या है, ये हम लोग यानी प्राकृतिक नहीं, ये क्या होता है, ये हम लोग यानी मानव निर्मित तंतु है। तो इसको हम लोग प्राकृतिक कैसे कह सकते हैं, इसको प्राकृतिक कैसे कह सकते हैं? प्राकृतिक से तो हमें रेशम मिलता है, जूट मिलता है, कपास मिलता है, और जो हम लोग जानवर से प्राप्त करते हैं वो क्या है, वो प्राकृतिक तंतु है। लेकिन यहाँ पर पॉलिएस्टर की बात कर रहा है, तो पॉलिएस्टर और नायलॉन और एक्रिलिक ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित तंतु है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर पे भी नोट कर लीजिएगा कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, असत्य कहेंगे। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को, उसके सारे क्वेश्चनों को हल कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपको 3 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको क्या करना है, रिक्त स्थान से पूर्ति करना है, यानी खाली स्थान दिया है और उसको आपको वहां पर पुटअप करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें दिया हुआ है, क में दिया हुआ है कि खाली स्थान और पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं, यानी खाली स्थान और फिर खाली स्थान, उसके बाद से दिया है पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सूती तागा, यानी सूती जो तागा होता है और जूट का रेशा, ये किससे प्राप्त होता है, पादप तंतु से, यानी पेड़ पौधा, यानी ये सब हमें किससे प्राप्त होता है, पादप तंतु से प्राप्त होता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सूती तागा और क्या बोलेंगे, सूती तागा तो एक हो गया, और क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जूट का रेशा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जूट का रेशा, इसको किससे प्राप्त करते हैं, पादप से प्राप्त करते हैं। यानी जो सूती तागा होता है इसको हम लोग रुई यानी कपास से प्राप्त करते हैं, और जूटी यानी जूट यानी पटसन का जो रेशा होता है उसको क्या करते हैं, जब हम लोग बरसात के मौसम में पटसन को उगाते हैं और उगाने के बाद से उसको हम लोग पानी में डुबोकर, यानी पानी में उसको क्या करते हैं, जब फूली आने लगती है, उसमें पटसन में जब फूली आने लगती है तो उसको क्या करते हैं, उसको काट कर, आपने देखा होगा, आपने रहर की खेती देखा होगा, तो उसमें भी क्या किए जाते हैं, जूट यानी पटुआ, पटसन बोले तो पटुआ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काट कर और पानी में गांठ बांध कर डुबो देते हैं। डुबोने के बाद से जो कुछ दिन बीत जाता है तो उसको निकाल कर और फिर पीट कर धोते हैं, और धोने के बाद से देखिएगा एक सफेद सा रेशा जैसा निकलता है, यानी वो उससे ही क्या हो रहा है, जूट का रेशा प्राप्त हो रहा है। तो ये सब किससे आखिर मिल रहे हैं, यानी किससे उत्पन्न हो रहे हैं, पादप से न उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस तरह हम लोग क्या हो गया, पादप से मिलने वाले 2 सूती तांगा हो गया, और क्या हो गया, जूट का रेशा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, यानी 2 में देखेंगे, 3 के 2 में। तो इसमें दिया हुआ है खाली स्थान और जंतु से मिलने वाले तंतु, यानी जंतु से मिलने वाले तंतु कौन कौन से है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारा ऊन हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू, एक हमारा ऊन होता है। तो ऊन की बात करें तो ऊन में तो ऊन कह दिए, तो ये किससे प्राप्त होगा, आपका दिमाग एकदम सेटअप हो जाना चाहिए कि ये तो भेड़ से या बकरी से या ऊंट से या अन्य जंतु से, जिससे उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, उनको काट कर रेशम की जो होता है उससे क्या प्राप्त होता है, रेशम होता है। तो एक ऊन हो गया और एक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर रेशम। ठीक है, तो यहाँ पर एक यहाँ ये वाला पुटअप कर दीजिएगा और एक यहाँ ये वाला पुटअप कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें दिया है सही उत्तर चुने, यानी आपको ऑप्शन दे दिया हुआ है और उसमें यानी विकल्प दे दिया है, उसमें क्या करना है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो हम 4 के 1 में देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा है कि वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं, यानी जो पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
तो प्राकृतिक तंतु यानी पौधे से भी प्राप्त होते हैं और जंतु से भी प्राप्त होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु। हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बाबू? प्राकृतिक तंतु। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या लिखिएगा? प्राकृतिक तंतु। यहाँ पर आंसर में क्या चूज कीजिएगा? प्राकृतिक तंतु। फिर हम लोग उसी तरह 2 नंबर देख रहे हैं, 4 के 2 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि मानव निर्मित तंतु है, मानव निर्मित तंतु है, और ऑप्शन में दिया है पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नायलॉन और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी घ नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 2 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? घ नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव निर्मित की बात कर रहा है, यानी जो मानव द्वारा तंतु बनाया जाता है उसी को तो हम ना मानव निर्मित तंतु कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर घ नंबर आंसर हो जाएगा। फिर हम उसी तरह 3 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है, यानी बिहार के कौन से जिला है जहां पर जूट यानी पटसन को उगाया जाता है, यानी जो रहर के मौसम में खेती की जाती है, किसमें की जाती है? रहर, यानी खरीफ फसल है, ये बरसात के मौसम में की जाती है। ठीक है, ये कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। तो इसमें क्या होता है कि ये किसमें होता है? तो हम ऑप्शन देख रहे हैं कि दिया हुआ है कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? सभी जिला में क्या होता है? ये पटसन की खेती की जाती है, जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि रेशों से धागा बनने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी जो रेशा होता है उससे जो धागा बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कताई दिया हुआ है, एक बुनाई दिया हुआ है, एक धुनाई दिया हुआ है, एक रंगाई दिया हुआ है। तो चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो कताई में क्या होता है? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कताई में क्या होता है कि रेशा यानी जो भी हम लोग ऊन होता है, जो भी हमारा रुई होता है, तो उससे क्या होता है? जो सूत तैयार होता है, चरखा के माध्यम से हो चाहे हथकरघा के माध्यम से हो, तो उसमें क्या होता है? जो सूत तैयार करते हैं उसी को हम लोग कताई बोलते हैं। यानी जो चरखा के माध्यम से रुई को हम डालते जाते हैं और उसमें ऐंठन होता है, और ऐंठन होने के बाद वो क्या होता है? एक धागा का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कताई बोलते हैं। ठीक है, तो कताई से क्या होता है? रेशे से क्या होता है? कताई की जाती है, जिससे हमें रेशा प्राप्त होता है। कताई यानी जो रुई का फर्स्ट पोजीशन क्या होता है? जो रुई का गद्दा होता है उससे जो बनता है उसी को हम लोग कताई कहते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं बुनाई। तो बुनाई में क्या आ गया? तो बुनाई में हम लोग जैसे चटाई बुनते हैं, चटाई बुनने का काम करते हैं, चट बुनने का काम करते हैं, दरी यानी दरी बुनने का काम करते हैं, स्वेटर बुनने का काम करते हैं, जो तकली होता है उससे स्वेटर बुनने का काम करते हैं। तो बुनाई में यानी हाथ से बुना जाता है चाहे मशीन से बुना जाता है, इसमें बुनाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं धुनाई। तो धुनाई से क्या होता है? धुनाई शब्द से क्या अर्थ है कि जैसे हम लोग रुई का गद्दा होता है उसको धुनते हैं, धुनने के बाद से क्या होता है? उनकी आकार में वृद्धि होती है, यानी वो उसमें क्या बोलते हैं? वो अधिक मात्रा में फूल जाते हैं। और उसके बाद से देख रहे हैं रंगाई। तो रंगाई में क्या होता है कि जो वस्त्र निर्माण हो जाते हैं तो उसको विभिन्न रंगों से रंग कर उसको आकर्षित बनाया जाता है। रंगाई में क्या होता है? विभिन्न रंगों से रंग कर आकर्षित बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा कि रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? कताई कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा कौन नंबर आंसर हो जाएगा? कताई। ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा हमारा 4 का क हो जाएगा कताई। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं 5 नंबर में कि धागे से वस्त्र बनाने की विधियां कहलाती है, यानी जो धागा होता है उससे वस्त्र बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर तो रेशा से था, यानी रेशा से हम लोग प्राप्त कर रहे थे तो उसको कताई कहते थे। अब यहाँ पर हम लोग धागा से बात करने वाले हैं। तो जो धागा होता है, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है बुनाई, बघाई और बुनाई एवं बघाई, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो धागा होता है ना बाबू, जो धागा होता है उसमें 2 तरह से वस्त्र तैयार होते हैं। एक कौन कौन होते हैं? एक बुनाई होता है और एक बघाई होता है। तो बुनाई में क्या होता है कि उसको बुना जाता है। अब बघाई में क्या होता है? ये एकल धागा का निर्माण किया जाता है, यानी एकल धागा से बघाई का निर्माण किया जाता है। जैसे मान लीजिए स्वेटर, तो स्वेटर क्या होता है? ये एकल धागा का निर्माण से बनता है।
इसमें अगर एक डोरा को यानी स्वेटर को अगर उभारना हो, स्वेटर को अगर नष्ट करना हो, तो एक धागा को कोहीं से एक धागा काट कर खींचिएगा या फटे स्वेटर को खींचिएगा तो एक ढंग से खींचना स्टार्ट कीजिएगा और क्या हो जाएगा, पूरा उभर जाएगा। यानी उसमें क्या हो रहा है कि एक ही धागा का यूज किया गया है, उसमें विभिन्न धागा का उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन बुनाई में क्या होता है कि बुनाई में विभिन्न विभिन्न डोरा का उपयोग किया जाता है और विभिन्न विभिन्न रूप से उसको बनाया जाता है, यानी अलग अलग रूप से उसको बनाया जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुनाई एवं बघाई। धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, बुनाई होती है और बघाई, यानी दोनों काम इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा 5 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएगा। क्या क्या होगा बाबू, बुनाई और बघाई। ठीक है, बुनाई और बघाई आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसमें देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन किन भागों से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट जो है पादप के किन किन भागों से प्राप्त होते हैं उसको बताना है। तो जो रुई है वो क्या होता है, कपास नामक पौधा होता है जिससे क्या होता है, रुई की प्राप्ति होती है। यानी जो कपास होता है उसके फूल से हमें रुई प्राप्त होती है। और जो जूट है वो जूट क्या है जी, पटसन यानी पटुआ की छाल से सराकर उसको हम लोग पीट कर प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको आंसर के रूप में क्या लिखिएगा कि जो हमारा रुई है और जूट है, तो रुई किससे प्राप्त होता है, कपास नामक पौधा से, यानी कपास के फूल से जो रुई बनता है, यानी रुई बनाने की प्रक्रिया है उसको उससे यानी कपास के पौधे से हमें क्या होता है, रुई की प्राप्ति होती है। और पटसन की बात किया जाए यानी जूट यानी पटसन यानी पटुआ की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, पटुआ को यानी वह एक सनैल का प्रतिरूप होता है जिसको काट कर और सरा कर और उसको क्या करते हैं, हम वो पटुआ के रूप में यानी पटसन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि नारियल तंतु से बनने वाले 2 वस्तुओं के नाम लिखें। यानी जो नारियल तंतु है, एकदम बिल्कुल आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको बोलते जा रहे हैं, यानी मेरे सिर्फ बातों को सुनिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो दिया हुआ है कि नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखें। तो नारियल जो तंतु होता है, आपने नारियल खाया होगा या छठ पूजा में या हवन में देखते हैं कि नारियल हम लोग लाते हैं। तो नारियल का जो ऊपरी आवरण होता है और उनसे जो तंतु यानी जो ऊपरी जब हम लोग फाड़ते हैं, जब छठ पूजा का जब पूजा समाप्त हो जाता है तो जो उसको हम लोग उस फल को खाने के लिए जो फाड़ते हैं तो देखिएगा कि उसमें क्या होता है, फाड़ने के बाद से एक लंबा लंबा रेशा होता है। तो वो रेशा क्या होता है, उस नारियल का तंतु होता है। क्या होता है बाबू, नारियल का रेशा का वो क्या होता है, वो तंतु होता है। तो उससे क्या करते हैं, उससे फर्स्ट नंबर में लिखिएगा, यानी उस तंतु का निर्माण हम लोग क्या क्या में करते हैं, यानी हाई ब्रश यानी जो हमारा ये पेंट करने वाले ब्रश हैं या गाड़ी को धोने वाले ब्रश हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। यानी हमको ब्रश बनाने में, यानी कौन सा ब्रश, हाई ब्रश यानी हाई क्वालिटी के ब्रश बनाने में उपयोग किया जाता है। हाई ब्रश हो गया। उसके बाद से एक और देखते हैं, तो उसका उपयोग किसमें किया जाता है, रेशा यानी चटाई बनाने में। चटाई यानी उस रेशा को क्या करते हैं, चटाई बनाने में। दूसरा का क्या लिखिएगा, चटाई बनाने में। जो नारियल का रेशा होता है, तंतु होता है, उससे क्या किया जाता है, चटाई भी बनाया जाता है। और क्या किया जाता है, तो और उससे रस्सी भी बनाया जाता है। यानी रस्सी यानी आपके घर में जब काम होता होगा या आप मकान बनाते हुए देखे होंगे, तो उसमें जो बांधने के लिए यानी धरन जो वो चहर के काम करता है मिस्त्री या कारीगर, तो उसको बांधने के लिए वो रस्सी जो मंगाता है वो नारियल का ही बना होता है, यानी उस नारियल के तंतु का ही बना होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अपने नारियल के जो छिलका होता है तो अपने व्यवहार में भी उसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर मिल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। इस तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो इसमें दिया है कि तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। यानी तंतु से धागा हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको समझाना है। तो जो हमारा रुई होता है, यानी रुई से हम तंतु यानी तंतु का धागा, तंतु से लेकर यानी धागा की प्रक्रिया बनाने में क्या क्या विधियां लगती है उसको बारे में हम लोग जानेंगे।
तो रुई का जो गोथा होता है उसको धागा बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, पहले धुना जाता है। जब हम उसको धुनेंगे तो धुनकर उससे क्या किया जाता है, एक गोथा यानी उसको क्या बना लेते हैं, एक पोला बना लेते हैं। पोला बनाने के बाद से उसको हम लोग क्या करते हैं, एक चौक के यानी चौक के दुगने आकार का, जैसे हम लोग चौक लिखते हैं ना, चौक लिखते हैं, चौक का लिखने हम लोग श्याम बोर्ड पर करते हैं, तो उस चौक के दुगने आकार का क्या करते हैं, एक प्यूना बना लेते हैं। प्यूना बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने उंगली के तर्जनी यानी ये हमारा तर्जनी हो गया और ये हमारा अंगूठा हो गया, ये तर्जनी और अंगूठा से एक सिरा को पकड़ लेते हैं और उसको ऐंठते हैं। ऐंठने के बाद से क्या करते हैं और एक हाथ से पकड़े रहते हैं। ऐंठने के बाद से यानी कुछ रुई के पोला को ऐंठते हैं और ऐंठने के बाद से उस चरखा में फंसा देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने फिगर में भी देख रहा है कि किस तरह वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उस चरखा के माध्यम से धागा का निर्माण कर रहा है, यानी तंतु से धागा बना रहा है। तो उसमें क्या होता है, यानी जो हमारा चरखा चलता है तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले उस प्यूना को फंसाते हैं, यानी चरखा में पहले प्यूना को फंसा लेंगे और प्यूना को फंसा लेंगे और उससे क्या करेंगे, और एक हाथ से चरखा चलाएंगे और इधर से रुई के पोला को डालते जाएंगे और चरखा चलाएंगे। और जब चरखा चलेगा तो उसके दुगने गति से तनका चलेगा। चरखा चलने के पश्चात उसके दुगने गति से तनका चलेगा, जिससे क्या होगा, उस धागे में यानी तनु में क्या होगा, ऐंठन पैदा होगा। यानी वो तनका क्या करेगा, उसको तनु को ऐंठते जाएगा, जिससे क्या होगा, सूत का यानी धागा का निर्माण होगा। इसको करने में कुछ दिमाग, कुछ कारीगरी और कुछ सहजनता की आवश्यकता है। यानी इसको करने में उतना भारी नहीं है, इसको करने में सिर्फ क्या करना है, आपको हल्का दिमाग लगाना है और आपको सहजनता बरतनी है और इसमें थोड़ा कारीगरी की भी आवश्यकता है कि किस तरह इसको पकड़ना है और किस तरह इसको सूत को काटना है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया और इसके सारे थ्योरम पर भी हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। और ये क्वेश्चन आंसर आपको बुक से ही प्रोवाइड कराया जाता है। आपके बुक में भी ये सब बातें दी हुई है, आप वहां पर भी जाकर अपने बुक को देखकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।